स्टार्ट हुआ रे, थोड़ा कंफर्म करो ना। हेलो। हाँ सर। ओके। अच्छा, तो फिर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो सर बात क्या करना है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में डिस्कस कर रहे थे और बहुत सारा ऑलरेडी हम लोग लेबर लॉ कंप्लायंस में बात कर चुके हैं सर। आज एक बहुत ही वाइटल लेबर लॉ में बात करना है और लेबर लॉ कंप्लायंस में, वो है सर बोनस एक्ट। क्या नाम है सर? बोनस एक्ट 1965। आप लोग बोनस के बारे में सुने हैं कि नहीं सुने? मुझे एक बार बताओ इतना, बोनस के बारे में सुना है कि नहीं सुना? अरे जो लोग जॉब करते हैं बोनस मिलता है कि नहीं हाँ मिलता सर। उनको, है ना? तो एक्चुअली मुझे आज यस आपको सर। वही बात करना है, बोनस के बारे में बात करना है। ये जो बोनस जो ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है ना, जैसे लास्ट वीक मुझे याद है आप लोगों को, लास्ट प्रीवियस 2-3 वीक्स में मैंने आप लोगों को ग्रेचुइटी पढ़ाया, मैंने आप लोगों को वेजेस पढ़ाया, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ाया, ठीक है। तो इसी तरह से एक बहुत ही वाइटल है लेबर लॉ के अंदर, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर, ठीक है, जो CS को एज वेल एज CA में दोनों को पढ़ना पड़ता है सर। दैट इज पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। ओके, क्या आपको दिखाई दे रहा है सर स्क्रीन? प्लीज इतना मुझे बताइएगा। हेलो, क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है सर, देखो तो सर इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ ये बहुत ही वाइटल एक लॉ है सर। एज ए CMA, एज ए CS, सबके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग एक काम है सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे इस मैटर के बारे में देखभाल करना, स्पेशली जो पेरोल कॉन्सेप्ट होता है ना सर, जो ऑर्गेनाइजेशन पे पेरोल अकाउंटिंग वगैरह जो करना पड़ता है, वहाँ पर भी बोनस के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है। सो कहने का मतलब ये है कि बोनस का नॉलेज आप सबको बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस पे बोनस एक्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा है। बोनस का कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको आज बोनस एक्ट का आइडिया देने वाला हूँ सर कि बोनस एक्ट है क्या, पूरा ओवरऑल आइडिया आज लेके जाओगे। और कैलकुलेशंस तो मैं आपको आज कुछ कराऊंगा और कुछ घर पे करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस भी करना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह से बोनस का कैलकुलेशंस होते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं सर, सबसे पहले ना कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये बोनस एक्ट, मतलब ओवरव्यू के अंदर क्या है सर, कि आपको बोनस एक्ट का ऑब्जेक्ट जानना चाहिए, स्कोप जानना चाहिए एंड एप्लीकेबिलिटी जानना चाहिए कि कहाँ कहाँ बोनस एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। इसका स्कोप क्या है, ठीक है। ये बोनस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए लाया गया है। तो ऐसे तो सर अगर मैं पूरा डिटेल्स मैट आपको शेयर करूंगा केस स्टडीज के साथ, आपको अलग अलग केस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको पूरा बोनस एक्ट का A to Z पता चलेगा। और डिफरेंट डेफिनेशंस जो हर एक लॉ को पढ़ने के टाइम पे जानना जरूरी है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा चीज मैं आपको जैसे ही नोट शेयर करूंगा, आप जरूर उसको गो थ्रू करें और उसको समझने का कोशिश करें, अपने अपने मैट से भी आप जाके देखें। तो सर एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। ये बोनस एक्ट का एक कंप्लीट ओवरव्यू जो मैं आपको आपके लिए रेडी किया, ठीक है। तो वो मतलब एक समरी नोट्स के अंदर जैसे मेन मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा उठा के, ठीक है। तो चलो पहले समझने का कोशिश करते हैं सर बोनस के बारे में। सबसे पहले बोनस है क्या और ये बोनस क्यों दिया जाता है ना, ये मन में सवाल होना चाहिए। उसके बाद मैं लॉ में बात करूंगा, पहले आइडिया ले रहा हूँ, फिर लॉ के अंदर जाके सेक्शन वाइज बात करना है सर। तो सर बोनस इज द कंपेंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ पे स्पेसिफाइड एज द बेस सैलरी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इट्स अ कंपेंसेशन गिवन टू द एम्प्लॉय, जो ऑर्गेनाइजेशंस पे एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, इन एडिशन टू द अमाउंट पे स्पेसिफाइड एज द बेस सैलरी, मतलब बेसिक सैलरी जो भी है उससे थोड़ा एडिशनल आपको और पेमेंट किया जाता है ना। बिकॉज a bonus is a financial compensation that is above and beyond the normal salary of the employee। जो आपका नॉर्मल सैलरी है उससे ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन क्या सबको मिलता है, कब मिलता है, क्यों मिलता है, यही तो लॉ के अंदर जानना है। किसको किसको मिलता है, कब कब मिलता है, क्यों मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली बोनस क्या हो गया, बोनस इज अ फाइनेंशियल कंपेंसेशन दैट इज अबव एंड बियॉन्ड द नॉर्मल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। बोनसेस may be awarded to the both entry level employees and to senior level executive, सबको मिलता है। bonuses may be given as incentives
टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, मतलब जो अभी भी एम्प्लॉय नहीं बना, प्रोस्पेक्टिव है मतलब अभी भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं किया, काम करने वाले हैं, ऐसे एम्प्लॉय को प्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। बात होके रखा है, काम करेंगे, लेकिन उसको भी बोनस दिया जा सकता है सर। एंड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कंपनी शेयर होल्डर, ये सब रिसेंट अपडेट है। कंपनी अपने शेयर होल्डर के बीच में भी इसको कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कंपनी शेयर होल्डर्स, ठीक है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंपनी शेयर होल्डर्स। सॉरी एक सेकेंड, अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ, अब कुछ डिटेल्स है यहाँ पर जो आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। बोनस पे हाउ डज इट वर्क, करंट सिचुएशंस पे कुछ रिसेंट अपडेशन के साथ, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 कैसे काम करते हैं, जो हमारा मेन फोकस एरिया है, ठीक है, इसमें क्या क्या एक्ट है, क्या क्या सेक्शंस है, तभी आपको कंप्लायंस का भी समझ आ जाएगा। एंड दिस कैलकुलेशन एंड टाइप्स, ठीक है, तो कैलकुलेशन टाइप्स थोड़ा अभी बता दूंगा, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन भी आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी बोलूंगा, ठीक है, कि आप बोनस कैलकुलेट करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि आपसे बोनस कैलकुलेशन सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। आज मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा। ओके, सो व्हाट इज बोनस पे? बोनस पे इज एडिशनल पे गिवन टू एन एम्प्लॉय ऑन टॉप ऑफ हिज और हर रेगुलर अर्निंग्स। आप जो भी रेगुलर अर्निंग करोगे एज एन एम्प्लॉय, उसके ऊपर थोड़ा एडिशनल आपको मिलता है। इट इज यूज्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एज रिकॉग्निशन और रिगार्ड टू एम्प्लॉइज और अ टीम दैट हैज अचीव्ड सिग्निफिकेंट गोल्स। बोनस कई बार टीम को मिलता है कि अगर आप एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ स्पेशल अचीवमेंट करवाते हो तो तब भी आपको स्पेशल बोनस दिया जाता है। बोनस पे इज ऑल्सो ऑफर्ड टू इम्प्रूव एम्प्लॉइज मोरल, आपके मोरल को बूस्ट करने के लिए भी आपको बोनस पेमेंट किया जाता है, ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं, ठीक है, आप कुछ अच्छा करोगे, ठीक है, आप कुछ कंपनी की बिहाफ में बेहतर करोगे, कंपनी का काम अगर बहुत बेहतरीन वैसे करोगे, तो कंपनी अपने एम्प्लॉय के मोरल बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए बोनस पे करते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। देखो सर, ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से बनते हैं, ये बात भूलना नहीं चाहिए। कुछ लोग ना, मैं देखा सर, जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है या फिर जितना मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा कंपनी है, मैं लोगों को जॉब दिया तो मैं जॉब देके उनको उपकार कर दिया। उपकार समझते हैं ना आप लोग? उपकार मतलब जैसे बंगाली में हम लोग उपकार बोलते हैं, उपकार इन द सेंस कि से फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे विचारधारा रखते हैं कि मैंने किसी को जॉब दिया तो मैंने उस पर मेहरबानी कर दिया, समथिंग लाइक दैट, या मैं उस पर कुछ क्या बोलते हैं सर, हेल्प कर दिया, मैंने जॉब दे के हेल्प कर दिया, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, और उतना ही एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए। सो एम्प्लॉय को देखना ऑर्गेनाइजेशन से एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय को नहीं देखा जाता, वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। और जिस दिन एम्प्लॉयर को ऐसा फीलिंग आ जाएगा, ऐसा फीलिंग्स आ जाएगा कि भाई मेरे लिए तुम्हारा पेट भरता है, उस दिन समझो कि एम्प्लॉयर खत्म। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? नहीं सर, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये मोरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं क्यों ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई बार लोग भूल जाते हैं कि क्यों बोनस क्यों पेमेंट करना है। जैसे मानो कि अगर आपके घर में कोई काम करते हैं, ठीक है, तो सारा साल भर आपके घर में काम कर रहा है, तो साल भर काम करते हैं तो आप उनको, उनका जो वेजेस है, उनका जो भी सैलरी है, आप उनको पे करते हो, जो भी मंथली। मैं अनऑर्गेनाइज लेबर के बारे में ही बात कर रहा हूँ। जैसे हमारे घर में जो लोग काम करते हैं ना साल भर, एक स्पेशल बात कर रहा हूँ सर, मतलब बोनस को समझाने के लिए एक थोड़ा सा कनेक्टेड बात कर रहा हूँ जो आपसे कनेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग सर काम वाली बाई के बारे में तो जानते हो, जो हमारे घर में काम करने आते हैं ना सर, जिसको हम लोग बंगाली में यहाँ पर बहुत कल्चर है काजेर लोग, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर गाना भी है, हमारे काजेर लोग डूब मेरे छे बाड़ी धुलो मोय। हाँ, बहुत लोग सुने होंगे, बारांदाय रोद्दूर, तो वेरी फेमस बंगाली बैंड सॉन्ग काजेर लोग करे के कनेक्ट করতে পারলি কাজের লোক ডুব মেরেছে। সম্পদ স্নেহেশ কানেক্টেড হয়ে গেছিস তো? तो बेसिकली काजेर लोग इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, कि काजेर लोग नहीं आता है तो घर का हालत खराब हो जाता है। तो काजेर लोग डूब ना दे, वो अपना प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे, इसके लिए काजेर लोग यहाँ जो काम वाली हैं या काम वाले हैं उनको देखो, उनके घर को देखो, उनके हर एक मैटर के बारे में देखभाल करना चाहिए।
आप जो उनको मंथली वेजेस या सैलरी देते हो, डेली वेजेस देते हो, उसका रेगुलर खर्चा निकल जाता है, रेगुलर एक्सपेंस निकल जाते हैं। लेकिन फेस्टिव भी तो उसका भी है, फेस्टिवल तो उनके घर पे भी है। जब आपको ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकता है, आप अगर बिजनेस करते हो तो अगर आप फेस्टिव टाइम पे ज्यादा कमाते हो तो फिर आपके एम्प्लॉय को भी तो ज्यादा देना चाहिए। अगर आप फेस्टिव टाइम में, हर एक इंसान का ना एक इनकम का, एक ज्यादा इनकम का टाइम होता है, ठीक है, फेस्टिव मोमेंट में किसी किसी बिजनेस में बहुत इनकम होता है। तो उस दौरान आपके एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जिनके जिनके कारण आप इतना बिजनेस को बना पाए, उन्हें भी देखना चाहिए ना, तो उन्हें एक्स्ट्रा बोनस दे दो उस टाइम पे। उसमें उसमें भी अच्छा लगेगा, भाई दुकान का बिक्री बढ़ रहा है तो मेरा भी अच्छा होगा, वो भी काम करने में प्रोडक्टिविटी दिखाएगा। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसा मानना है, अरे क्या है, वो सैलरी तो देते ही हैं, काम करने के लिए तो रखे हैं, अब ज्यादा हो रहा है, कभी कम होता है, ऐसा फीलिंग्स भी कुछ लोग रखते हैं। इट्स वेरी 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 बैड काइंड ऑफ मेंटेलिटी सर। ठीक है, ये इस मेंटेलिटी से ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाता। तो जो भी हो, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया आपको, क्योंकि मैंने कहीं जगह पे थोड़ा देखा। ठीक है, उनको लगता है कि भाई मैं तो सैलरी देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ। अरे भाई, तनख्वाह सैलरी का बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस में जो काम करते हैं उनको देखो, ठीक है, उनके मोरल को, मैटर को संभालो, उनके मोटिवेशन को देखो, उनकी प्रोडक्टिविटी को देखो, एम्प्लॉय खुद आपके लिए जान दे देंगे। एक बहुत ही फेमस, मैं नॉर्मली बिजनेस फाउंडेशन लेवल में ये पढ़ाता हूँ, CMA फाउंडेशन लेवल में, मैनेजमेंट के अंदर इसके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे आपको मैं एक बड़ा ही फेमस एक होटल चेन है, JW मैरियट, नाम सुने आप लोग? हेलो, आप लोग JW मैरियट का नाम सुने कि नहीं सुने? है सर। JW मैरियट एक बहुत ही फेमस होटल चेन है, ठीक है, बहुत ही फेमस, इंडिया का नहीं है, ठीक है। कहाँ का है? मोस्ट प्रॉब्ली USA का है क्या? किसी को पता है JW मैरियट कहाँ का है? हाँ सर, बोलो। यूएसए का है, US, मैरीलैंड। यस सर, US का है, मैं सही सोचा, मैरीलैंड का, US का। ठीक है, मैरियट इंटरनेशनल इस नाम से जाना जाता है। सर इसका जो मॉडल है ना, इनका जो ओनर का मॉडल है, जिस तरह से ये मैरियट को इतना वर्ल्ड क्लास एक इंटरनेशनल होटल चेन बनाया, इनका एक बहुत ही अच्छा फंडा है। ये मैनेजमेंट में मैं बताने के टाइम पे, मैं इसका केस स्टडीज बहुत बार क्लास में डिस्कस किया, मैनेजमेंट में बताने के टाइम पे। तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। इनका मानना है कि इफ यू लुक आफ्टर योर एम्प्लॉइज, योर एम्प्लॉय विल लुक आफ्टर योर बिजनेस। ठीक है, मतलब इसका ऐसा है कि JW मैरियट के ओनर का मानना है कि भाई हम अपने एम्प्लॉय को देखेंगे और अपना एम्प्लॉय हमारा बिजनेस देखेगा। मतलब ओनर को बिजनेस देखने का जरूरत नहीं है, किसी भी ओनर को बिजनेस को डायरेक्टली देखने का जरूरत नहीं है। आप अपने मैन पावर को उस हिसाब से बनाओ जो ऑटोमेटिकली अपने बिजनेस को देख लेगा। बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि जो लोग बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, नॉट जस्ट JW मैरियट बट ऑल्सो एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरा भारत में, पूरा दुनिया भर में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कई बार आपको सोचने में लगता होगा सर कि बैठा हुआ है अमेरिका में, बैठा हुआ है बॉम्बे में, तो फिर इतना सारा ब्रांच कैसे टैकल कर लेता है, इतना सारा बिजनेस कैसे टैकल कर लेता है, किस तरह से लाखों करोड़ों का बिजनेस कर लेता है। सर दैट इज अ मैन मैनेजमेंट टाइप्स। ओके, यहाँ पर ये मैन मैनेजमेंट पावर आ जाता है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह से बना पाते हो। आप देख सकते हो JW मैरियट कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है। ठीक है, मतलब दुनिया के हर एक देशों में है, हर एक कंट्री में है। ठीक है, मतलब इतने बड़ा होटल चेन। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छा फंडा देखता है कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन पे, होटल पे कोई आया, गेस्ट आया, तो गेस्ट को जाके कभी भी ओनर को पूछना चाहिए नहीं चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहा कि नहीं रहा। अब बात को समझिएगा सर, फंडा को समझिएगा कि JW मैरियट का ओनर का मानना ये है कि डोंट आस्क योर गेस्ट हाउ वाज दिस सर्विस। अगर कुछ पूछना है तो अपने एम्प्लॉय को जाके पूछो कि उनको कुछ तकलीफ है या नहीं है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड सर। मतलब हम लोग नॉर्मली ऐसे पूछते हैं कि एम्प्लॉय काम ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम गेस्ट से उसका फीडबैक मांगते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर आपको फीडबैक लेना है तो अपने एम्प्लॉय से फीडबैक लो, बिकॉज आप अपने एम्प्लॉय का केयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन का केयर कर लेंगे। तो बहुत ही यूनिक थिंकिंग है। बट जो भी ये थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं ना सर, वही अपने ऑर्गेनाइजेशन के ना वो चार चांद लगाते हैं। चार चांद समझते हो ना, वही कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए एम्प्लॉय पे ध्यान देना चाहिए, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय आप पे ध्यान दे देगा। ठीक है, मैंने ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बात करते हुए सुना सर लोगों को या देखा। ठीक है,
जब सामने आते हैं तो बॉस बॉस करता रहता है, झुक जाते हैं, जैसे ही पीछे जाते हैं गाली मारते हैं। आप लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस देखा कभी? हाँ, सामने आते ही एकदम बॉस बॉस आ गया, बॉस आ गया, जैसे ही चला गया गाली मारना चालू कर दिया। हाँ सर, ऐसा सुना है कि नहीं सुना? या देखे भी होंगे, एक्सपीरियंस भी किए होंगे। तो इट्स लाइक दैट सर, कि ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट डिपेंड करता है अपने एम्प्लॉय के मोरल बूस्ट मोटिवेशंस पे। तो बोनस ये भी एक रीजन है बोनस देने के पीछे। ठीक है, जैसे घर पे जो साल भर काम करते हैं, उनको बेसिक टाइम पे उनको भी, उनका भी दिल जितना चाहिए, उनका भी मोरल बूस्ट करना चाहिए। तो ये वन ऑफ द मेन पर्पस है सर बोनस देने का। और बाद में ये देना एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट बन गया, जिसके लिए बोनस एक्ट बनाया गया। ऐसे दुनिया में हर एक कंट्री में बोनस सिस्टम चलता है, डेवलप्ड नेशंस पे, हमारे देश में भी ये सिस्टम है। And bonus opportunities together make up your annual income. That is why you need to understand how they relate to one another. ठीक है, so how does bonus pay work? Bonuses come in various forms, but in general they are performance based, meaning a company distribute them on the basis of how an employee or group of employees contributes to a team or company goals. कंपनी के गोल में एम्प्लॉय किस तरह से काम कर रहे हैं। लॉट ऑफ बोनसेस आर डिस्क्रिशनरी, मीनिंग rather than that bonus tied to specific quota, your level or your performance, your manager simply gets to decide who is and is not worthy of getting one as well as bonus amount. Non discretionary bonuses are generally specified in the employee offer letter or a contract. ठीक है, अब आगे आगे मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं, आप देखो। हमारे देश में जो एक्ट चलता है बोनस के बारे में, उसका नाम है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, जिसका डिटेल्स जानकारी आपको लेना पड़ेगा। In India, there is a principal law relating to the procedure of payment of bonus to the employees, and that law is named as Payment of Bonus Act 1965. The Payment of Bonus Act applies to every factory establishment employing not less than 20%. कम से कम 20 लोग वहां काम कर रहे होंगे on any day during the accounting period. All the organizations covered under the act shall continue to pay bonus even if the number of employees fall below 20 subsequently. अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम करते हैं तो उन्हें बोनस देना पड़ेगा, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बोनस एक्ट लागू हो जाएगा। अगर बाद में 20 से कम भी हो जाए ना सब्सिक्वेंटली, तो भी बोनस एक बार, मतलब 1 से 20 ऑलवेज से 20, ऐसा कॉन्सेप्ट है। एक बार 20 पे पार मतलब आप पैर रख लोगे ना, तो फिर ये आपके ऊपर लागू रहेगा। ठीक है, तो कुछ डिटेल्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लो समरी में। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपको मैं इतना देर से समझाने का कोशिश किया, टू रिवॉर्ड द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस बाय शेयरिंग द प्रॉफिट्स अर्न्ड एंड इज लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी। जिसके कारण आपके ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट मिला है, उनको आप भी देखो तो आपको वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये फीलिंग्स बहुत बेकार है कि मेरे कारण उनका चलता है, किसी का किसी के कारण नहीं चलता, सबका तो अलग ही कारण से चलता है। लेकिन ये जो एक दूसरे को देखने का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, तो वो एक दूसरे के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो हमेशा दिखाना चाहिए। एप्लीकेबल टू एनी एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉइज। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट जहां पर भी 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, बोनस एक्ट उन पे एप्लीकेबल हो जाता है। आगे देखो सर, एलिजिबिलिटी। सर एम्प्लॉइज गेटिंग ₹21,000 पर मंथ और लेस, जिनका बेसिक सैलरी 21,000 से 21,000 या 21,000 से कम है। ठीक है, बेसिक प्लस डीए एक्सक्लूडिंग अदर अलाउंसेस। मतलब ये जो बोनस कैलकुलेशन होता है ना सर, ये बेसिक और डियरनेस अलाउंस आप लोग इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम ने करके रखा। इनकम टैक्स में सैलरी चैप्टर में आपको बेसिक डीए का कैलकुलेशन सिखाया जाता है सर। ठीक है, अगर किसी का सैलरी अभी भी नहीं हुआ है, प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म करो सर। ठीक है, मुझे एक बार इंटीमेट करो कि मैं आपको सैलरी का सारा क्लास शेयर कर दूंगा, आप जरूर एक बार कर लीजिएगा, या रिवाइज करना है तो भी। तो बेसिक प्लस डीए एक्सक्लूडिंग अदर अलाउंसेस एंड हैव कंप्लीटेड 30 वर्किंग डेज इन दैट फाइनेंशियल ईयर। पॉइंट टू बी नोटेड सर, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे 30 दिन काम करते हो तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 30 डेज, 30 वर्किंग डेज, 30 डेज मतलब वर्किंग डेज काउंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? हेलो, सबको समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैं आपको। अगर आप 21,000 पर मंथ या उससे कम में काम करते हो तो बोनस आपके लिए है, और आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे 30 वर्किंग डेज काम करते हो तो आप पे बोनस मिलने का हक आ जाता है। और ये बेसिक प्लस डीए पे लागू होता है, बाकी अलाउंस को यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता।
Components of bonus: salary or wages only include basic and DA for bonus payment and the rest of allowance जैसे कि HRA, overtime, ये सब जो भी है ये सबको साइड में रख लो, ठीक है। ये काउंटिंग में नहीं आता, मतलब जो परसेंटेज है वो सिर्फ बेसिक और DA के ऊपर होता है, बाकी और किसी पे नहीं होता। Minimum or maximum time limits on bonus payments should be paid at the minimum rate of 8.33% and maximum rate of 20%. Minimum 8.33 मतलब 0.33 8.33% मिनिमम आपको बोनस देना चाहिए एंड मैक्सिमम आप 20% तक बोनस दे सकते हो। इट नीड्स टू बी पेड विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के 8 मंथ्स के अंदर आपको बोनस पे कर देना चाहिए। ये रिसेंट अपडेशन है सर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस: एम्प्लॉइज कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे आर डिसमिस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड। अगर आप किसी कंपनी के साथ किसी भी तरह का फ्रॉड करते हो, मिसकंडक्ट करते हो या सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस जो कंपनी के अगेंस्ट में या बेसिकली कंपनी के अगेंस्ट में इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी आप बेसिकली लॉस पहुंचाओगे ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशंस आपको बोनस से जरूर मतलब इग्नोर करेंगे, लेकिन आप प्रूफ के साथ, ठीक है। किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर सकते, तब तो ग्रीवांस है ना, इसलिए तो कोर्ट बनाया जाता है, एपिलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाता है कि भाई प्रूव करो कि कहाँ गड़बड़ हुआ है। अगर वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, फंडामेंटल राइट्स है आपका, ठीक है। इसीलिए केस बनते हैं कि भाई इस केस में इनको नकारा गया, इनको इग्नोर किया गया, समथिंग लाइक दैट। कैलकुलेशन फॉर बोनस पेबल कैसे होते हैं, सिंपल वे में थोड़ा देख लो। एज पर द अमेंडमेंट ऑन पेमेंट ऑफ बोनस बिल पास्ड इन 2015, if the gross earning of the employee is below rupees 21,000, employers are liable to pay bonuses। एकदम सर करना ही होगा। the bonus will be calculated as follows। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे 30 वर्किंग डेज काम करते हैं तो उनको भी बोनस मिलने का पूरा अधिकार है। इफ सैलरी इज इक्वल टू और लेस देन रुपीज 7,000, अगर सैलरी इक्वल टू और लेस देन 7,000 है, then the bonus will be calculated on the actual amount by using the formula bonus equals to salary into 8.33 divided by 100, मतलब 8.33%। If salary is more than 7,000, then bonus will be calculated on rupees 7,000 by using the formula 7,000 into 8.33%। अगर 7,000 से कम है तो कैलकुलेशन होगा सैलरी के ऊपर 8.33, अगर 7,000 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 7,000 ही काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देख सकते हैं। सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए, हाँ सर, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। बोनस कैलकुलेशन करने के टाइम पे जो सैलरी का बात आता है वो बेसिक प्लस डीए को ही लिया जाता है, बाकी किसी भी तरह का अलाउंस के बारे में कैलकुलेशन को एक्सक्लूड किया जाता है। अगर किसी को अलाउंस के बारे में जानना है, मैं उनको बस इतना ही बोलूंगा, अब इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी चैप्टर कंप्लीट कर लो या रिवाइज कर लो, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ अलाउंस के बारे में आइडिया लग जाएगा सर। ढेर सारा अलाउंस हम लोग वहां पर बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ए का सैलरी बेसिक प्लस डीए मिला के 6,000 है, देन बोनस पेबल क्या होगा इनका, बेसिक प्लस डीए 6,000 पर मंथ। तो फिर 6,000 अगर पर मंथ इनका सैलरी है, बेसिक प्लस डीए है, तो इनको बोनस दिया जाएगा 6,000 इंटू 8.33%, ठीक है, दैट इज 500। आप करके देख सकते हो क्या 6,000 का 8.3000 यही आता है क्या? हाँ सर, प्लीज टेल मी कितना आ रहा है? 6,000 इंटू 8.33, आया क्या किसी का भी? सर 499.8 4 99.8 ओह, उसका मतलब तो 500 ही होता है रे बाबा। 6,000 हाँ इंटू 8.33 डिवाइडेड बाई 100, 500 हुआ ना एग्जैक्टली। तो चलो इस तरह से आपको बोनस का कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। डी का सैलरी बेसिक प्लस डीए इज रुपीज 7,500। अब अगर किसी का 7,500 सैलरी है तो इनका क्या होगा, मैक्सिमम 7,000 से कैलकुलेशन कर पाओगे, तो 7,000 इंटू 8.33 बाई 100, 583 आएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो। 500 होगा तो इंटू 12 करके 6,000 पर ईयर, अगर 583 है तो इंटू 12 करके 6,996 पर ईयर, ठीक है।
तो ये एक रफ आइडिया आप, স্যার हाँ बोलो बोलो सर। তাহলে স্যার ওই যে 21,000 টাকার যেটা বলেছিল যে যদি 21,000 টাকা বেশি হয় কি তার থেকে কম হয়, যেটা উপরে ছকে দেওয়া ছিল, সেটা স্যার কি ক্ষেত্রে পসিবল? दैट इज एलिजिबिलिटी, मतलब अगर तुम्हारा सैलरी 21,000 से कम है तुमको बोनस मिलेगा ही मिलेगा। আচ্ছা 21,000 এর বেশি হলে মিলবে না কিন্তু স্যার 21 21,000 না, বেশি 21,000 এর বেশি বেশি হলে লায়াবিলিটি এমপ্লয়ারের হবে না, এমপ্লয়ার দিতে পারে বাট এমপ্লয়ার ইজ নট লায়াবল। মানে ম্যান্ডেটরি না যে সে পাবেই, ইয়েস, এই কোম্পানি ম্যান্ডেটরি যে হচ্ছে পছন্দ করে কোম্পানির তাহলেই ইচ্ছে পাবে। থাকলে দেবে, কোম্পানির ইচ্ছে থাকলে কোম্পানি দেবে, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। यहाँ पर ही तो बोल दिया है, देखिए इस पॉइंट पे एकदम क्लियरली, if employee salary is below 21,000 employers are liable to pay bonus। अब इनको बोनस से इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ सर। कितना तरह का बोनस मोटा मोटी मार्केट में चलता है आपको एक आइडिया दे देता हूँ, चलो देख लो। हाँ, ऐसा करंट अपडेशन टाइप में आप समझ सकते हो, ठीक है? ये सब मार्केट में चलता है सर आजकल। सम बोनसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्वार्टरली, सम अदर्स ईयरली, ठीक है? नॉर्मली ईयरली बोनस पॉपुलर है, कहीं कहीं पर क्वार्टरली बोनस भी होता है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। सम आर ऑफ आर वन टाइम थिंग, अदर्स आर रिकरिंग, ठीक है? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट रोल यू आर इन, क्या काम करते हो, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करते हो, आप प्रोडक्टिविटी कैसे लाते हो, what level you are at, what you contribute, what your leadership is like, and what kind of company you work for, among many other factors। some of the common type of bonuses जो market में चलता है, आपको एक idea दे देता हूँ। annual bonus is a very usual type based on overall company performance, so you may get a large or small bonus depending on how successful your organizations was that year। उस particular year में आपका organizations किस तरह से काम कर रहा है, as how big a part of that success you are, मतलब उस success का कितना important part आप हो, and this can also be considered as profit sharing। इसको profit sharing हिसाब से भी देखा जाता है, ठीक है? तो ये annual bonus का एक concept market में बहुत ही popular है। there is another concept signing bonus। signing bonus क्या होता है? it is a one time bonus provided when you sign on to a new role। companies usually offer signing bonus when an employee is moving to a new city for a job and the company wants to cover some of the cost। इसको हम लोग compensatory allowance भी कहा जाता है, ठीक है? सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सैलरी चैप्टर प्लीज पढ़िएगा, सैलरी चैप्टर फिर से रिवाइज कीजिएगा, या नहीं पढ़े हो तो प्लीज मेरे से लेके पढ़ लीजिए सारा का सारा क्लासेस, 8-9 क्लासेस होंगे सैलरी का, वहां पर ये सब चीज बताया जाता है। बोनस के बारे में भी वहां पर बात होता है, कैलकुलेशंस में, टैक्सेबिलिटीज में, ठीक है? बोनस टैक्सेबल है, किस तरह से उसका लिया जाता है। सो सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस भी कहा जाता है, बट इसको साइनिंग बोनस भी कहा जाता है कहीं कहीं, ठीक है? आप सिटी चेंज कर रहे हो तो कंपनी आपको कुछ कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए देते हैं। इट इज ऑल्सो अ वे फॉर एम्प्लॉयर्स टू मेक अप फॉर सैलरी डिमांड्स दैट कांट मीट, ठीक है? मतलब कुछ सैलरी डिमांड जो मीट नहीं हो पाता तो उनके लिए साइनिंग बोनस न्यू जॉब के लिए प्रोवाइड किया जाता है। एक रेफरल बोनस भी होता है सर, ये कैसा बोनस है देख लो। रेफरल बोनस is given to current employees on referring great candidates for jobs at their company। अगर कोई अच्छे लोगों को आप कंपनी को रेफर करते हो तो उसके लिए जो रेफर करेगा उसको मिलेगा, ठीक है? इट इज जनरली गिवन when the candidate is hired and has stayed for several months, usually 3 to 6 months। अगर वो कंपनी के लिए अच्छा हो जाए तो कंपनी जो रेफर कर रहा है उनको रेफरल बोनस देते हैं। समझ रहे सर? मतलब सर देखो, ह्यूमन रिसोर्स से बार बार क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, ह्यूमन रिसोर्स ही है जो ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं, ठीक है? आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो डिपेंडिंग ऑन योर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है? इंसान से बनते हैं सर, हाँ इंसान, ये बात हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। एक गाना सुनता हूँ आजकल, शिव जी का एक गाना है, आप लोग शायद नहीं सुनते होंगे या सुनते होंगे, अगर कोई सुना है तो अच्छा है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। तो शिव भगवान का एक बहुत ही अच्छा एक लिरिक्स इतना मस्त है, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बिना शेयर करके रह नहीं पाता, इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी सुन सकते हो। लाइन पे ऐसे बोलते हैं, इंसान बना के भेजा जिसने, इंसानियत ही देखेगा तेरी, ठीक है? तो वंडरफुल लाइन, मतलब कहने का मतलब है कि इंसान बना के भेजा है तो फिर इंसानियत ही देखेगा ना हमारा, और इंसानियत से ही डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस। ये बात आप मानो या ना मानो, जितना आगे बढ़ते जाओगे आप देख लीजिएगा सर, आप कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो विद अ गुड क्वालिटी, गुड नॉलेज। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी क्वालिटी आपके अंदर हो, जितना कुछ भी है वो सब तो है, बट उस पूरा चीज का एक ही लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज यू मस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग।
अगर आप ये बन जाते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन आपको सर पे उठा के रखेंगे। ओके, तो क्या बोला सर, इंसान बना के भेजा जिसने, इंसानियत ही देखेगा ते। आगे चलो, किसी ने सुना सर ये गाना? लिरिक्स बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर नहीं सुने तो जरूर सुनना। सर कैसे सर्च करोगे? सर आप YouTube में लिख सकते हो लायक, लायक तो बन, ठीक है, गाना का लाइन में ऐसे लायक तो बन, मतलब तू, मतलब कहने का मतलब ये गाने में कि भाई भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकता है बट तुम्हें उसके लायक बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम लायक बनोगे तो भगवान तुम्हें वो सब चीज दे सकता है, आप भगवान मानो या ना मानो, बट लायक तो आपको बनना है, ठीक है। लायक बनने से हर चीज मिलता है, नालायक बनने से कुछ नहीं मिलता। स्पॉट बोनस, ये भी एक तरह का बोनस है सर। A spot bonus is for people who go above and beyond their normal duty. आप अपने नॉर्मल ड्यूटी से आगे बढ़ के काम कर रहे हो, जो आपके ड्यूटी से ऊपर है, मतलब ड्यूटी कुछ होते हैं आपको जो असाइन किया गया है कि भाई ये करने के लिए आपको रखा गया है, लेकिन अब उससे बाहर जाके काम करते हो, आप उतना नहीं सोचते, तो ऐसे लोगों को स्पॉट बोनस दिया जाता है एंड इज यूजुअली टाइड टू अ टास्क दैट वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ योर रोल, ठीक है। आप अगर आपके रोल के अगेंस्ट में जाके, मतलब बाहर जाके भी काम करते हो, इट इज जनरली अ वन टाइम थिंग इफ नॉट एन ओकेशनल ऑकरेंस डिपेंडिंग ऑन द बजट, प्रायोरिटी एंड वर्क एफिशिएंसी। रिटेंशन बोनस इज आल्सो अ टाइप ऑफ बोनस, ये भी एक तरह का बोनस है, ये भी दिया जाता है। रिटेंशन बोनस इज somewhat similar to a signing bonus and given for retaining valuable employees। ये तो आईपीएल में आप लोग देखे होंगे। अरे आईपीएल में, अरे धोनी को कितना मिलता है चेन्नई सुपर किंग्स से, किसी को पता है? धोनी को बॉम्बे में, मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा को, हाँ मतलब जिसको रिटेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बदले में ज्यादा पे करते कि नहीं करते, बताओ ना। आईपीएल का आइडिया है आप लोगों को? স্যার এই 14-15 কোটি টাকা করে দেয় something। 14-15 কোটি। कोटी। देख ধোনি नॉर्मली মানে जो 14 কোটি। और भी ज्यादा मिलता होगा, 14-15 करोड़ तो ऐसे ही जो लोग मैक्सिमम आजकल मिल रहा है, किसान किसान लोगों को मिल जाता है, তাই उससे भी ঈশান ज्यादा কিষানও স্যার এই बছর 14 কোটিতে স্যার পেয়েছে মুম্বাই। उससे ज्यादा मिलता है धोनी को, रोहित शर्मा को। কিন্তু স্যার ওদের দেখিয়ে রাখছে স্যার 14 কোটি, তো আমার জানিয়ে স্যার ভেতরে কি পাচ্ছে না পাচ্ছে। वो तो कंपनी देता है, अंदर से देता है, ठीक है, वो ऑफिशियली नहीं देगा, वो एक्स्ट्रा है। হ্যাঁ স্যার, ठीक है, এই একটা ব্যাংকে দেওয়া স্যার আর একটা ক্যাশ দেওয়া ওদের। ठीक है। रिटेंशन करने के लिए एक्स्ट्रा तो जरूर मिलेगा, नहीं तो छोड़ दो, कंपनी छोड़ देगा तो फिर वो उठ जाएगा, उसका दर बढ़ जाएगा, तो वो ऑक्शन में फिर से दाम, उसका दाम बढ़ेगा। The retention bonus is somewhat similar to signing bonus and is given to retaining valuable employees. It is generally given during an acquisitions, merger or to make someone stick around for extra period of time if they have are looking to leave। अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो ऐसे situations में कंपनी उसको रिटेंशन बोनस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और हॉलीडे बोनस भी एक होता है। हॉलीडे बोनस इज अनदर वे टू रिकॉग्नाइज एम्प्लॉइज फॉर देयर हार्ड वर्क एंड टू गिव देम एन एक्स्ट्रा बूस्ट ड्यूरिंग एन स्पेशली एक्सपेंसिव टाइम of the year। It is often but not always a set percentage of your annual salary, say anywhere between 5% to 10%। बैंक एम्प्लॉइज, रेलवेज एम्प्लॉइज, इनको हॉलीडे के लिए मिलता है इस तरह का, ठीक है। कंपेंसेशन भी कहा जाता है, अलाउंस भी कहा जाता है, कई बार अलाउंस के अंदर नहीं है तो बोनस के हिसाब से भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आई होप कि आपको बोनस का एक आइडिया लग रहा है कि कंपनी कितना वे से बोनस दे सकता है आपको, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ वे टू मोटिवेट एम्प्लॉइज। तो ये बोनस इसी तरह से काम करते हैं और आपको रूल्स भी आपको बता दिया। अच्छा, तो फिर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यू हैं, देख लो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस आर यूज्ड टू कैलकुलेट बोनस? तो नॉर्मल सेंस में बेसिक्स एंड डीए आर एप्लीकेबल फॉर बोनस पेमेंट। हाउ इज द बोनस कैलकुलेटेड? विद मिनिमम रेट ऑफ 8.33% एंड मैक्सिमम 20% तक जा सकता है। When wages or salary exceeds 7,000 or minimum wages fixed by the government, the bonus will be payable on rupees 7,000 or the minimum wages as fixed by government, whichever is higher। How bonuses are settled if an employee exits the organization before the completion of financial year? Bonus needs to be paid as part of the settlement to the employees on a pro rata basis when the और सी एग्जिस्ट, मतलब जितना दिन काम करेगा उसके हिसाब से प्रो राटा करके सेटल कर देगा, ठीक है। हाउ मच आर बोनस? यूजुअली द कंपनी सेट्स aside a predetermined amount। A typical bonus aggregate would be 2.5 and 7.5% on payroll, but sometimes as high as 15% as a bonus as a top base salary, ठीक है। क्या बोनस सैलरी का पार्ट है?
डिपेंड करता है सर। बोनस इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ योर बेस सैलरी। दिस मींस दैट हैविंग ए हायर बेस सैलरी विल आल्सो इंप्रूव योर बोनस। ठीक है, अगर आपका हायर बेसिक है तो फिर उसके ऊपर बेस करके आपका बोनस भी बढ़ सकता है। व्हाट इज स्टॉक बोनस सैलरी? स्टॉक बोनस भी मिल सकता है। ठीक है, द स्टॉक बोनस प्लान अलाउज एम्प्लॉइज टू शेयर कंपनी सक्सेस विद इन दिस टाइप। With this type of plan, a company contributes stocks to an account held on behalf of its employees in an effort to help them accumulate assets for retirement. ठीक है, बाद में देंगे। However, bonus tax versus salary, सर बोनस का टैक्स सिस्टम आपको सैलरी चैप्टर पढ़ने से ही पता चल जाएगा। सो प्लीज मस्ट गो थ्रू सैलरी चैप्टर इन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ओके, तो आपको मैं एक आइडिया दे दिया सर, बोनस एक्ट क्या है, किस लिए है, मेन पॉइंट पे मैंने बात कर दिया। लेकिन सर अब थोड़ा एक्ट को जानना चाहिए, केस लॉ जानना चाहिए, तो चलो देखते हैं। लेकिन प्लीज टेल मी, आपको ओवरव्यू समझ में आया कि नहीं आया, इतना मुझे एक बार बता दो, तो फिर आगे का बात करने में थोड़ा सा मुझे हेल्प होगा। हाँ सर। স্যার যদি ধরুন ওই বল স্যার যদি ধরুন স্যার ওই 21,000 উপরে যদি কেউ স্যালারি মানে বোনাস দেয় কোনো কোম্পানি, সেই ক্ষেত্রে কাউকে, সেই ক্ষেত্রে স্যার 8.33% 20% ভেতরে তাকে পার্সেন্টেজ দিতে হবে। परसेंटेज वही रहेगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस रेट वही रहेगा। মানে স্যার কেউ পার্সেন্টেজ ছাড়া যদি কেউ দেয় তাহলে পারবে না দিতে নাকি? नहीं, तब वो अलाउंस में काउंट करेगा या फिर समथिंग, मतलब परसेंटेज के अगेंस्ट में जाके आप नहीं कर सकते, तब उसको पार्क्विजिट्स में काउंट कर लेगा या समथिंग लाइक, दे सकता है लेकिन वो बोनस में काउंट नहीं। एज पर 1965 बोनस एक्ट के काउंट होने के लिए आपको वही रेट के अंदर रहना पड़ेगा। ओके सर। ओके तो चलो अब थोड़ा सा डिटेल्स में देख लो। इन द अर्ली पीरियड्स ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस द एम्प्लॉय वाज मेड वॉलंटरीली बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। पहले क्या होता था, पेमेंट ऑफ बोनस टू द एम्प्लॉइज वाज मेड वॉलंटरीली बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। पहले ये वॉलंटरी था ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, मतलब 65 से पहले मोस्ट ऑफ गया। ठीक है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 हैज बीन enacted to provide for payment of bonus to persons employed in any industry to do any skilled or unskilled or manual or supervisory or managerial or administrative, technical or clerical work for hire or reward and drawing salary not exceeding the prescribed amount, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। Now it has been made as a statutory obligations of an employer। अब ये स्टैट्यूटरी हो गया। एक जमाने में जो वॉलंटरी हुआ करता था वो अभी स्टैट्यूटरी हो गया, और क्योंकि ये स्टैट्यूटरी हो गया इसलिए लॉ आ गया, है ना। लॉ का मतलब है जो स्टैट्यूट्स है ना, स्टैट्यूट्स का दूसरा नाम लॉ है। तो स्टैट्यूटरी हो गया मतलब ये लॉ आ गया, इसलिए देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द वे ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री और एन एस्टेब्लिशमेंट। ये एक तरीका है ऑर्गेनाइजेशंस के अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। इट इज एन इंसेंटिव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। The purpose of payment of bonus is bridge the gap between the wages paid and the idea of living wages। ठीक है मैं रीजंस आपको इतना देर से समझा के आया, तो और रीजंस पे बात नहीं कर। इस एक्ट को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव मेनली क्या था? द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज टू प्रोवाइड द पेमेंट ऑफ बोनस टू पर्सन्स एम्प्लॉयड in certain establishment on the basis of profits, on the basis of productions or productivity and for matters connected therein। What is bonus I already discussed, but कुछ केस लॉ है आपको जानना चाहिए। चलो The term bonus is not been defined in this act। बोनस एक्ट के अंदर बोनस को डिफाइन नहीं किया। The bonus commission has observed that it is difficult to define in rigid terms of concept of bonus, but it is possible to urge that once profit exceeds a certain base, labor should legitimately have a share in them। अगर एक certain limit के ऊपर profit organizations का जा रहा है तो उस प्रॉफिट में एम्प्लॉय का भी एक अधिकार बनता है, लेजिटिमेट अधिकार बनता है। ठीक है, मतलब एकदम सर एकदम मतलब एक प्योर अधिकार बनता है कि भाई मेरा हक है, क्योंकि मेरे कारण कंपनी को, हमारे कारण, मेरे कारण मतलब मेरे कहने का मतलब है एम्प्लॉइज के कारण कंपनी को बेनिफिट मिलता है। In other words, it is proper to construe the concept of bonus as sharing by the workers in the prosperity of the concern। कंसर्न मतलब बिजनेस, कंसर्न मतलब बिजनेस, बिजनेस का प्रॉस्पेरिटी हो रहा है, वर्कर्स को प्रॉफिट का शेयरिंग करो which they are employed। ये मुइर मिल्स कंपनी वर्सेस मुइर मिल्स मजदूर यूनियन कानपुर, ये केस बना था। मुइर मिल्स कंपनी वर्सेस मुइर मिल्स मजदूर यूनियन कानपुर। ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1955 सुप्रीम कोर्ट 170 held that the bonus was neither gratuitous
not deferred payment of wages, and that where wages fell short of the living standard and the industry made profits, part of which was due to the contribution of the labor, a claim for bonus might be made legitimate by the workman. मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड यहाँ पर यूज किया। मोइल मिल्स केस में क्या बना था, मजदूर यूनियन वर्सेस मोइल मिल्स कंपनी, कहते हैं कि the court held that the bonus was neither gratuitous nor deferred payment, ना तो ये gratuitous है जैसे gratuity, ना ही ये deferred payment है। deferred payment मतलब जो बाद में पेमेंट होंगे, deferred मतलब जो later पेमेंट करेंगे, defer कर देंगे। आप लोग deferred liability पढ़े हो ना सर, ठीक है, बाद में करेंगे। deferred payment of wages and that where wages fell short of the living standard, अगर wages किसी कारण में लिविंग स्टैंडर्ड में फेल शॉर्ट लग रहा है कि भाई ये करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो इसको ब्रिज बनाओ थोड़ा सा। इसीलिए स्टार्टिंग में एक चीज बोला था कि ये ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो लिविंग वेजेस है जो दिया जाता है उसको थोड़ा सा कंपेंसेट कर किया जाता है कि भाई नहीं ये सफिशिएंट नहीं है। इसलिए आप देखना हमारे सोसाइटी में नॉर्मली, आप लोगों को पता होगा सर, नॉर्मली बोनस कब मिलता है सर? जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो कब बोनस मिलता है? हाँ तो था वेस्ट बंगाल बोनस कখন দেয় नॉर्मली? दुर्गा पूजा समय सर। दुर्गा पूजा, है ना? अब पूरा दुर्गा पूजा में सब कोई फेस्टिव बनाएगा, सभी कोई नया नया कपड़ा पहनेगा, और आपका सैलरी जहां है वही रहेगा, तो फिर आप किस तरह से अपने फैमिली को थोड़ा सा खुशी दे पाओगे? तो लिविंग वेजेस के बीच में कहीं ना कहीं ये गैप बनता है ना? तो ऐसे सिचुएशंस में उस लिविंग वेजेस को कंपेंसेट करने के लिए बोनस आ जाता है ना? तो वही बात है सर यहाँ पर भी। The part which was due to the contribution of the labor, a claim of bonus might be made legitimately by the workman. ये केस बना था सर, 1955 का केस है, कानपुर का केस है, ठीक है? केस याद रखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस वी के सवनायगम, ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस वी के सवनायगम 1998, सुप्रीम कोर्ट held that the bonus act is a piece of welfare legislation. ये एक welfare legislation है enacted for the behalf of the large category of workmen seeking a living wage to make their lives more meaningful and for fructifying the benevolent guarantee of Article 21 of the Constitution. ठीक है, तो जैसे आज सुबह ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे सर, हाँ, आज मॉर्निंग में ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे, और आप मतलब हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम हमारे लाइफ को मीनिंगफुल बनाएं, ठीक है? मीनिंगफुल मतलब सिर्फ क्या है ना सर, मीनिंगफुल लाइफ का मतलब होता है कि जीना, ठीक है? जैसे आप लोग एक रिलीजन का एक हमारे देश में एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है जैनिज्म, है ना? ये नाम जो जैनिज्म रिलीजियस कॉन्सेप्ट में रखा गया है, इसका मतलब है, और इनका एक टैगलाइन भी है, मतलब स्लोगन है, जियो और जीने दो, ठीक है? इसलिए देखना वो लोग पूरा प्योर वेजिटेरियन होते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट में बिलीव करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट जैनिज्म का मतलब ये थे, जैनी मतलब जीना, ठीक है? और मीनिंगफुल लाइफ के बारे में वो लोग काफी स्पिरिचुअल बात किया है, मैं स्पिरिचुअलिस्टिक में बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पर कहने का मतलब है वही कि मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है, आपका हक है कि आप मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। अब लेबर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट हो जाए, ठीक है? आपको रहने के लिए अच्छा घर ना मिले, आपको शौचालय ना मिले, ठीक है? वो जमाना गया सर, ठीक है? वो जमाना गया कि आप लेबर हो तो कैसे भी करके आपको बस 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, आप खुश हो जाते हो कि भाई मेरे को पेट भर गया, वो जमाना गया सर। आज की डेट में आपको एक मीनिंगफुल लाइफ लीड करने का पूरा अधिकार है, दैट इज योर फंडामेंटल राइट्स। और ये जिस दिन जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक सरकार को उस मैटर पे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट तभी गवर्नमेंट बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है, उनका एक बहुत ही अच्छा कहना है, मतलब कहावत है सर, मतलब बेसिकली एक उन्होंने बताया एक जगह में, मैं पढ़ रहा था, आप लोग भी शायद पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस लाइन है, इफ यू born poor that is not your mistake but if you die poor that is your mistake। बिल गेट्स ने शायद कहीं पर भी ये बात कहा है। तो बेसिकली वही बात है कि हम लेबर, अगर कोई लेबर बन के काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लेबर मतलब वो इंफीरियर क्वालिटी का लाइफ जिएगा। एक बेसिक सुपीरियर क्वालिटी मतलब सब कुछ एकदम एक क्रिस्टल क्लियर मीनिंगफुल लाइफ जीने का अधिकार उनको है, और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो बोनस उनका अधिकार है, ठीक है? ये लॉ भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के सवनायगम के केस में ये चीज फिर से प्रूव हुआ था। ये सब केस याद रखिएगा सर। द बोनस में ऑल्सो बी कस्टमरी बोनस, सच बोनस इज नॉट कवर्ड अंडर बोनस एक्ट एंड देयरफॉर इट इज पेएबल ओवर एंड अबव द बोनस पेएबल अंडर द एक्ट। जैसे कि
संपत कुछ देर पहले बोल रहा था कि सर क्या उससे ज्यादा नहीं दे सकते? यस दे सकते हो, बट वो कस्टमरी बोनस होगा और कस्टमरी बोनस को बोनस एक्ट के अंदर नहीं काउंट किया जाता। इन वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन मजदूर यूनियन वर्सेस मैनेजमेंट 1984, the following tests have been laid the Supreme Court to determine whether a particular payment is customary or festival bonus. ठीक है, that the payment has made over an unbroken series of years, that it has been paid for of a sufficiently long period, the period has to be longer in case of an implied term of employment. कहाँ कहाँ ये एक्ट एप्लीकेबल होते हैं देख लो सर। टेरिटोरियल वाइज द एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। द एक्ट शैल अप्लाई टू द फॉलोइंग एवरी फैक्ट्री, पूरा भारत में लागू होते हैं, हर फैक्ट्री में लागू होते हैं। एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 or more persons are employed on any day during an accounting year, any establishment or class of establishment as notified by the appropriate government employing such number of persons less than 20 as may be specified in the notifications, that the number of persons so specified shall in no case be less than 10। ठीक है, 10 से तो कम नहीं होना चाहिए, बट 20 से ज्यादा होगा तो बोनस एक्ट बिल्कुल लागू हो जाएगा सर। In deciding the number of persons employed in establishment on employees, even those drawing more than the threshold limit must be taken into consideration। जो 21,000 से भी ज्यादा विथड्रॉल करते हैं उन्हें भी काउंट किया जाएगा। The strength of the employees of an establishment would be taken into consideration irrespective of their place of work। ठीक है, कितना लोग काम करते हैं सारे के सारे मतलब लोगों को ही काउंट किया जाएगा कि भाई इतना लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट क्या है आपको पता है, पहले भी लॉ में मैंने आप लोगों के साथ बात किया। The term establishment is two types: establishment in private sectors and establishment in public sector. The term establishment in private sector is defined under section 2 subsection 15 of the act as any establishment other than an establishment is public sector। जो भी सरकारी नहीं है वो सभी कुछ प्राइवेट होगा, सिंपल बात है। जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है। The term establishment is public sector is defined as an establishment owned, controlled or managed by a government company। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट मतलब स्टेट सेंट्रल अलग अलग या स्टेट सेंट्रल मिली भगत समझते हो ना, मिलजुल के जॉइंटली। A corporation in which not less than 40% of its capital is held either singly or taken together by the government or Reserve Bank of India, or a corporation owned by the government or the Reserve Bank of India, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो वो पब्लिक सेक्टर है ही। अगर कोई कॉर्पोरेशन है जिसका कम से कम 40% कैपिटल आइदर सिंगली और टुगेदर गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक मिला के कॉर्पोरेशन को होल्ड करते हैं तो उन्हें भी पब्लिक सेक्टर के अंदर काउंट किया जाता है। Section 3 provides that where an establishment consists of different departments or undertakings or has branches, whether situated in same place or different places, all other such department, undertaking or branches shall be treated as same establishment। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट में दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हुआ सर, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। What is appropriate government, sir? Appropriate government means section 2 subsection 5 in relation to establishment in respect of which the appropriate government under the Industrial Dispute Act 1947, the central government, appropriate government act, the central government in relation to any other establishment, the government of the state in which that other establishment is situated। exempted establishment, कुछ establishment ऐसे भी हैं जहां पर ये बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, देख लो। द एक्ट विल नॉट अप्लाई द फॉलोइंग केसेस ऑफ एम्प्लॉइज। इस एम्प्लॉय के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। Employees employed by the Life Insurance Corporation of India, LICI, जो LIC के एजेंट का बात नहीं कर रहा है, एम्प्लॉय की बात कर रहा है। Seaman as defined in section 3 subsection 42 Merchant Shipping Act 1958, इन पे लागू नहीं होता। Employees registered for listed under any scheme under the Dock Workers Regulations of Employment Act 1948 and employed by registered or listed employees। ठीक है, Dock Workers Regulation Employment Act में ये एप्लीकेबल नहीं होता। Employees employed in an establishment engaged in any industry carried on by or either under the authority of Department of Central Government or State Government or Local Authority, अगर कहीं पर भी स्पेशली बोला गया है employees employed by the Indian Red Cross Society or any other institution like nature। सर आप लोग रेड क्रॉस सोसाइटी जानते हो? किसी को आइडिया है रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करता है? बोलो सर, बोलो, किसी को पता है तो प्लीज शेयर करो। बोलो सर, नहीं पता?
जान लो सर, बहुत ही नेक काम करते हैं ये लोग, बहुत ही उम्दा काम करते हैं, ना जात ना बॉर्डर कुछ नहीं देखता, सिर्फ इंसानियत देखते हैं। Indian Red Cross Society is a voluntary humanitarian organization to protect human life and health based in India. It is a part of International Red Cross and Red Crescent movement and shares the fundamental principles of the International Red Cross and Red Crescent movement. The society's mission is to provide relief in times of disasters, emergencies, and promote health and care of vulnerable people and communities. It has a network of over 700 branches throughout India. The society uses Red Cross as an emblem in common with other international Red Cross societies. Volunteering has been the very heart of Indian Red Cross Society since its inception 1920, with the society having youth and junior volunteering program. The society is closely associated with St. John Ambulance India. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलजुल के काम करते हैं और ये कोई बॉर्डर नहीं देखता, ये दुनिया भर में काम करते हैं। बेसिकली वर्ल्ड वॉर ड्यूरेशन के टाइम पे, ठीक है, ये सब बेसिकली वॉर सिचुएशंस में ये काम करते हैं। मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और कोई बॉर्डर में मर रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में रेड क्रॉस सोसाइटी के पास ये अथॉरिटी है कि वो जाके वहां पर उनको मतलब बचा नहीं सकता, बट जो भी उनको लास्ट जो भी अंतिम काम है या फिर वहां से अगर उनको वुंडेड है तो वहां से वहां कर लेके आना, इस तरह का, ठीक है। मतलब ये रेड क्रॉस सोसाइटी के पास इस तरह का परमिशन या कॉन्सेप्ट बनता है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी यूनिक नेचर ऑफ वर्क इन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ साथ ही पैरेलली काम करते हैं। इट्स अ वेरी यूनिक जॉब। Universities and other educational institutions including hospitals, chamber of commerce, social institutions established not for the purpose of profit. ऐसे जगह में बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। Employees employed through contractors or building operations, employees of the Reserve Bank of India, employees of Industrial Financial Corporation of India मतलब IFCI, any financial corporation established under 4R Section 3 or Section 3 of State Financial Corporation Act 1951 उस पर लागू नहीं होंगे। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस कॉर्पोरेशंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब भारत में जो म्यूचुअल फंड बनाने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 65 में बना था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IDBI, any other financial institutions being an establishment in public sectors which the central government notifies the official gazette with regard to the capital structure, its object is extended to the financial assistance, any other relevant factors. अगर कोई नोटिफिकेशन देते तो वहां पर भी लागू नहीं होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल था जहां पर आप बोनस एक्ट एप्लीकेबल नहीं कर पाते। बोलो सर, समझ में आ रहा है? यस और नो? कंफर्म करना थोड़ा सा, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर यहाँ बैंकिंग कंपनी के बारे में भी कुछ बोला है, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 डिफाइंस द टर्म बैंकिंग कंपनी एज ए बैंकिंग कंपनी as defined in section 5 of the Banking Companies Act 1949, State Bank of India, any subsidiary bank as defined in State Bank of India। मतलब बेसिकली बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन दिया है, आपको पता ही है, मैं पहले भी बोला किसी दूसरे क्लास में। Any corresponding new bank is specified in schedule to banking companies, any corresponding new bank constituted under section 3 of banking companies, any cooperative bank, any other banking institutions, ठीक है। बेसिकली डेफिनेशंस वाइज यहाँ पर बोला है। एम्प्लॉय कौन है उसके बारे में बोला है, एम्प्लॉयर कौन है जो पहले के क्लासेस में भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका। लेकिन अभी आपको मैं खास बात करने जा रहा हूँ सर। खास बात क्या है सर? क्योंकि बात बोनस का है तो आपको सैलरी वेज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सैलरी और वेज के बारे में क्या बोला है वो समझना पड़ेगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द एक्ट डिफाइन सैलरी और वेज। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस, salary or wage includes all remunerations except overtime allowance payable to an employee in respect of his employment. Salary includes DA. Salary does not include any other allowance which employees for the time being entitled. ये सब मैं आपको पहले ही समरी में बता दूँ। The value of any house accommodations or supply of light, water, medical attendance or other amenity or any service or any concessional supply of food, grains or any other articles, ये सैलरी में काउंट नहीं होता। ट्रैवलिंग कंसेशन, एनी बोनस इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स, प्रोडक्शन और अटेंडेंस बोनस, ये भी सैलरी में काउंट नहीं होगा। एनी कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड अंडर एनी लॉ टाइमिंग इन फोर्स, काउंट नहीं होगा। एनी रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मतलब जब जॉब छूटता है तो कुछ कंपेंसेशन दे के रिट्रेंच किया जाता है। और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स पेबल टू द एम्प्लॉय
एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू हिम, इस तरह का जो भी पेमेंट उनको किया जाएगा वो भी सैलरी में काउंट नहीं होगा। एनी कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय, वो भी सैलरी में काउंट नहीं होगा। तो सैलरी में क्या काउंट होगा? सिर्फ बेसिक एंड डीए, ये जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था। बाकी किसी भी तरह का अलाउंस या पार्टनरशिप इसके अंदर काउंटिंग में नहीं आता। Now there is a very interesting part, एलोकेबल सरप्लस। बोनस में बहुत ही वाइटल पॉइंट है एलोकेबल सरप्लस। सर ये जो बोनस पेमेंट किया जाता है ना, ये बोनस पेमेंट में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एलोकेबल सरप्लस, एक अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, ये एलोकेबल सरप्लस क्या है, ये अवेलेबल सरप्लस क्या है, ये आपको मैं अभी समझाने जाऊँ। जल्दी से थोड़ा सा समझने का कोशिश करो यहाँ पर, मतलब समझो। एलोकेबल सरप्लस सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में कहा गया है, इट मींस a relation to an employer being a company other than a banking company which has not made the arrangement prescribed under the Income Tax Act for the declaration and payment within India for the dividend payment payable out of its profit in accordance with the provisions of section 194 of the tax. 67% of the available surplus in an accounting year, 67%। टोटल जो कंपनी प्रॉफिट करेगा उसका 67% एलोकेबल सरप्लस के हिसाब से काउंटिंग होगा। इसका कैलकुलेशन टेक्निक है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इन एनी अदर केस 60% ऑफ सच अवेलेबल सरप्लस, तो जो भी अवेलेबल सरप्लस होगा उसका 67% नॉर्मल केस में, मतलब इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉयर बीइंग अ कंपनी व्हिच हैज नॉट मेड, मतलब एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी व्हिच हैज नॉट मेड द अरेंजमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और फॉर डिक्लेरेशन एनी पेमेंट व्हिच द इंडिया of the dividend payable out of its profits in accordance with the provision of section 194 of that act, in that case 67% प्रॉफिट का अवेलेबल सरप्लस माना जाएगा और दूसरे केस में 60% ऑफ अवेलेबल सरप्लस माना जाएगा। अभी अवेलेबल सरप्लस और एलोकेबल सरप्लस कैसे काउंट होता है मैं आपको आगे आगे समझाता हूँ। तो अवेलेबल का 67 हो या फिर अवेलेबल का 60। अब अवेलेबल सरप्लस क्या है जिसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 बात करता है, इट मींस द अवेलेबल सरप्लस अंडर सेक्शन 5। एलिजिबिलिटी फॉर बोनस क्या है? Section 8 provides that every employee shall be entitled to receive bonus from his employer in an accounting year. For this, he has to work in the establishment for not less 30 working days. पहले ही बोल दिया, in that accounting year कम से कम 30 दिन आपको ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना होगा। सेक्शन 8 आपको बोनस पाने के लिए एलिजिबल कर देता है। बोनस एक्ट सेक्शन 8 के हिसाब से अगर आप कम से कम 30 वर्किंग डेज काम करते हो तो यू आर एलिजिबल टू गेट बोनस। An employee suspended but subsequently reinstated, आप पहले सस्पेंडेड हुए थे बट बाद में आपको रीइंस्टेट किया गया विथ फुल बैक वेजेस, पुराना वेजेस भी आपको दिया गया, कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी इनएलिजिबल फॉर बोनस। मतलब आप सस्पेंडेड थे तो काउंट नहीं होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि आप सस्पेंड थे बाद में आपको रीइंस्टेट किया गया, आपका पुराना वेजेस को बैक किया गया तो आप भी एलिजिबल बन जाओगे। कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी इनएलिजिबल फॉर बोनस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एज हेल्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजर अहमदाबाद प्रोजेक्ट ओएनजीसी वर्सेस श्याम कुमार सेनेगल के केस में ये हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद का केस था, प्रोजेक्ट मैनेजर अहमदाबाद प्रोजेक्ट ओएनजीसी वर्सेस श्याम कुमार सेनेगल। सस्पेंडेड थे, रीइंस्टेट किया गया, पुराना वेजेस मिला तो उनको एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, अच्छा वर्किंग डेज काउंट कैसे होता है? 14 provides that an employee shall be deemed to have worked in an establishment in any accounting year on the days on which he has laid out under an agreement as permitted by the standing orders under the Industrial Employment Act 1946 and the Industrial Dispute Act 1947 or under any other law applicable to the establishment. He has been on leave with salary or wage. आप लीव में हो सकते हो बट विद सैलरी में हो तो काउंट किया जाएगा। He has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of an in the course of his employment. आप किसी कारण से एब्सेंट हो, पॉइंट टू बी नोटेड सर, आप किसी कारण से एब्सेंट हो बट वो एब्सेंट का कारण क्या है? टेम्पोररी डिसेबलमेंट है, चोट लगा है आपको बट वो चोट ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हुए लगा है। ठीक है, कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और इसके कारण आप जॉब में नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 30 डेज काउंटिंग में नहीं आएगा। मतलब बोनस पेमेंट पाने के लिए, बोनस पाने के लिए जो काउंटिंग ऑफ डेज है वो डेज में काउंट आप हो जाओगे। द एम्प्लॉइज हैज बीन ऑन मैटरनिटी लीव फॉर फीमेल, सर फीमेल जो माँ बनते हैं। ठीक है, द एम्प्लॉय हैज बीन मैटरनिटी लीव विद सैलरी और वेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अगर वो मैटरनिटी लीव में है, ठीक है, फीमेल के लिए सर, ये लेडीज के लिए है, अगर वो मैटरनिटी लीव में है तो उनको मिलेगा। पैटर्निटी लीव भी आजकल चल रहा है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आजकल पैटर्निटी लीव भी दे रहा है। ठीक है, ठीक है, लेकिन पैटर्निटी लीव को यहाँ पर काउंटिंग में बोनस एक्ट में तो नहीं लिया गया, बट मैटरनिटी लीव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज
जन्म तो माँ से ही होते हैं सर, है ना। ओके, डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर बोनस। तो काउंटिंग ऑफ डेज याद रखिएगा, आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो फिर भी काउंट होगा कब कब, उसका भी आपको पता चल गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट था सर, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग डेज। सर थोड़ा सा हाँ या ना जो भी हो बताइएगा। हेलो है सर। कैसा सर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस? सर क्या ऐसा हो सकता है कि आपको बोनस से हटा दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए? सेक्शन 9 आपको इस मैटर पे बात करता है। An employee shall be disqualified from receiving bonus if he is dismissed from service of fraud or riotous or violent behavior while on the premises of the establishment, or theft, misappropriation or sabotage of any property of the establishment। ये कब हुआ था सर, कब पता चला था? इसका केस बना था 1977 में, पांडियन रोडवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मादुराई वर्सेस पांडियन रोडवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड मादुराई वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट, इनके बीच में केस था। मद्रास हाई कोर्ट का केस था। दैट मतलब मद्रास मतलब आज का चेन्नई सर, ठीक है, मद्रास मतलब आज का चेन्नई। ओके, ये ब्रिटिश लोग नाम लिया था, मद्रास बोल के कोई जगह था ही नहीं, पता नहीं ये लोग मद्रास कहाँ से लाया था, ठीक है। जगह का नाम चेन्नई था, बट ये लोग जबरदस्ती बहुत सारा जगह का नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे और कुछ भी नाम अनब शनब दे के चला गया सर। जैसे ऊटी, ऊटी का नाम उगादा मंडलम है, वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो नाम दे दिया ऊटी। हाँ मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारा कहानी है कि ब्रिटिश को क्या बोले सर। ओके, तो साउथ का नाम तो प्रोनाउंस करना हम नॉर्मल लोगों से ही मुश्किल हो जाते हैं, है ना, बिकॉज बहुत ज्यादा संस्कृत कनेक्टेड है सर, ठीक है, द्राविड़ है सर वहाँ का लोगों का भाषा, बट वहाँ का लोगों का नाम और जगह का नाम बहुत ज्यादा संस्कृत कनेक्टेड है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा लंबा होता है। ओके, the High Court held that right of the management of forfeit bonus on the ground that the workman was dismissed from service for misconduct। forfeit कर दिया गया था bonus, would be only with reference to the accounting year in which the said act or misconduct was committed and not with reference to any year or years preceding or succeeding the accounting in question। जिस पर्टिकुलर ईयर में आप ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ प्रॉब्लम करोगे, मिसकंडक्ट करोगे, ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर आपका बोनस फॉरफिट किया जा सकता है, बट ना कि उसके पहले वाला साल का या फिर उसके अगले साल का फॉरफिट कर देगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये केस 1977 में बना था, पांडियन रेलवे रोडवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड मदुराई, ठीक है, मदुराई को दक्षिण का काशी कहा जाता है, मीनाक्षी टेम्पल ना बहुत ही फेमस जगह है। ओके, मिनिमम एंड मैक्सिमम बोनस। Section 10 provides that employers shall be bound to pay every employee in respect of the accounting year a minimum bonus 8.33 of the salary or wage earned by the employee during the accounting year, or rupees 100 whichever is higher, whether or not the employer has any available surplus in the accounting year। अगर उसके पास available surplus हो या ना हो, जो available surplus के बारे में बात में कर रहा था, ठीक है, 67% 60% का जो अलग अलग केस में आपको देना पड़ेगा, या तो 100 या तो 8.33, जो भी हायर होगा वो देना पड़ेगा। Section 11 provides that if allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus payable to the employee, the employer shall be bound to pay to every employee in that year in proportion to the salary or wage earned by the employee during the year, subject to the maximum of 20% of such salary or wage। ठीक है, 20% भी मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको allocable surplus और available surplus का एक कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, ठीक है, calculation of bonus with respect to certain employees, computation of bonus and computation of gross profit, ठीक है, मैं इसके बारे में ना आपको नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन दिखाऊंगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट सर, ठीक है, आज और मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है सर, ये जो 60 और 67% का जो केस था, ठीक है, 60% और 65% अवेलेबल सरप्लस एलोकेबल सरप्लस, आप ये इलस्ट्रेशन जरूर घर पे देखें, अगर समझने का कोशिश करोगे तो कर सकते हो, बट बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है, अगर आप ये समझ जाओगे तो ये अवेलेबल सरप्लस एलोकेबल सरप्लस और बोनस का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सेट ऑन सेट ऑफ का पूरा कॉन्सेप्ट में बात करूंगा, ठीक है, आज मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया, नेक्स्ट क्लास में आपको अवेलेबल सरप्लस एलोकेबल सरप्लस सेट ऑन सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट
विथ इलस्ट्रेशंस। घर पे जरूर देखिएगा, मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। और फिर जो भी और बचा कुचा 2-3 पॉइंट है वो बात आपको मैं कर लूंगा, तब बोनस एक्ट खत्म हो जाएगा। बट ये डिटेल्स बोलने के लिए समय लगेगा, इसलिए मैं सोचा कि आपको नेक्स्ट क्लास में ही इस कैलकुलेशंस को समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में आपको अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस, ठीक है, और उसकी यूज करके बोनस में किस तरह से कैलकुलेशंस होता है जो इस इलस्ट्रेशंस के अंदर है, जो आपको मैं सेट ऑन सेट ऑफ करके पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। और फिर दूसरा कोई लॉ के बारे में भी बात करूंगा। आज मैं इतना ही रखूंगा सर। बोलो सर, कैसा समझ में आ रहा है आपको बोनस एक्ट? इतना बता दो मुझे। बोनस एक्ट का ओवरव्यू मिला, समझ में आया सर? प्लीज टेल मी। हाँ सर। है सर। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका जो कैलकुलेशन एरिया है, अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस, ठीक है, ये जो भी छोटा छोटा एरिया है कैलकुलेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा और एक दूसरे एक्ट के ऊपर बात करूंगा। ठीक है सर, इतना ही रखता हूँ आज।